नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो कि एक गंभीर मामला है। भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शादी, दो आत्माओं का मिलन, भरोसे की डोर और जीवन भर साथ निभाने का वादा। लेकिन आज इसी रिश्ते में पड़ रही है दरार, बढ़ती है एक अनकही अनदेखी परछाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आंकड़े चौंकाने वाले हैं और सवाल काफी गहरे हैं। क्या लोग वाकई प्यार में कमी महसूस कर रहे हैं या फिर आधुनिक जीवन शैली ने रिश्तों को सिर्फ औपचारिकता बना दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं? दरअसल एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैश्विक डेटिंग साइट एशले मेडिसन ने 2025 की एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामलों में भारत के टॉप 20 शहरों में से 9 इलाके दिल्ली एनसीआर के हैं। और इस रिपोर्ट में देश की राजधानी का मध्य दिल्ली इलाका दूसरे पायदान पर है, जबकि 2024 में दूसरे नंबर पर रहने वाला मुंबई इस बार टॉप 20 शहरों की सूची से बाहर हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस सूची में तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर कांचीपुरम टॉप पर है। इस शहर ने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। कांचीपुरम पिछले साल 17वें पायदान पर था, लेकिन इस बार ये जो शहर है वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो तमाम तरह के सवाल इस रिपोर्ट के आने के बाद उठ रहे हैं कि आखिर ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस भारत में बढ़ते नजर आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये जो केसेस इजाफा देखा जा रहा है। अगर बात करें भारत में लगातार जो केसेस हैं उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस पर तमाम तरह के सवाल भी बिल्कुल जायज उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो डेटिंग साइट्स की एक रिपोर्ट 2025 की पेश हुई है उसमें साफ तौर पर ये आंकड़े जो है वो पेश किए गए हैं। और ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये वाकई में आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि आखिर लगातार ये जो केसेस है उनमें क्यों इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर, देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ये टॉप शहर है जहां पर जो केसेस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामलों में भारत के टॉप 20 शहर जो हैं वो दिखाए गए हैं। 9 इलाके दिल्ली एनसीआर के, और साथ ही देश की राजधानी का मध्य दिल्ली इलाका जो है वो दूसरे पायदान पर है। जबकि 2024 की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर जो मुंबई शहर था वो इस बार टॉप 20 शहरों की सूची से हालांकि बाहर हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सूची में तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर कांचीपुरम जो है वो टॉप पर है। इस शहर ने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ा है। कांचीपुरम पिछले साल 17वें पायदान पर था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो ये जो शहर है वो पहले स्थान पर है। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें जो आंकड़े हैं वो वाकई में बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि आखिर क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या कुछ वजह है इसके पीछे की। कैसे भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या गैर कानूनी है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या कुछ जो सवाल है वो उस पर उठाए जा रहे हैं, काउंसलर्स इस पर क्या कुछ कहते हैं, समाज पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। खास तौर पर अगर बात करें किसी रिश्ते में क्या कुछ कमी रह जाती है, क्या कुछ इमोशनल सपोर्ट की कमी रह जाती है, या फिर क्या कुछ वजह है इसके पीछे की जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं और किस तरीके से अगर बात करें कितने केसेस देखने को मिलते हैं, कोर्ट में कैसे मामले देखने को मिलते हैं। आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। कैसे अगर किसी रिलेशनशिप में कोई कमी है कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तलाक का वैध आधार है या फिर नहीं है। इसी के साथ ही क्या भारतीय समाज में अगर बात करें सोसाइटी में क्या एक्स्ट्रा मैरिटल मामलों को लेकर जो कानून बने हुए हैं वो पर्याप्त कानून है या फिर कि नहीं है। साथ ही क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, इस पर भी हम जानेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश डी कुमार जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशील रत्नाकर जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ ही हमारे साथ सोशल वर्कर स्वाति निर्खी जी भी जुड़ी हुई है। स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश डी कुमार जी से। राकेश जी, ये जो डेटिंग ऐप की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है 2025 की, ये वाकई बेहद ही चौंकाने वाली है।
लगातार देखा जा रहा है कि हमारे भारत में जो एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से इसके जो केस हैं वो कोर्ट में आते हैं, किस तरीके से इसे हैंडल किया जाता है और कितने केसेस देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, क्या कुछ इफेक्ट्स है इसके? जहाँ तक प्रश्न है जी, फैमिली कोर्ट्स में अगर आप देखें तो जहाँ पर ये तलाक के मामले दो पार्टियों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में तलाक के मामले जो चलते हैं, मेरा एक अनुमान है कि लगभग 50 से 60% ये जो मामले होते हैं तलाक के, उसमें आपको कहीं ना कहीं एडल्ट्री, जिसको आप कह सकते हैं, वो लीगल लैंग्वेज में हम उसको एडल्ट्री कहते हैं, सामान्य भाषा में आप उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, तो उसमें लगभग 60% मामलों में एक ग्राउंड वो हो या ना हो, पर एडल्ट्री का ग्राउंड आपको उनकी पिटीशन में जरूर देखने के लिए मिलता है। पति हो या पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगाते जरूर हैं। लगभग 60% मामलों में देखा गया है कि पति या तो कहता है कि हमारी पत्नी एडल्ट्री कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर पत्नी कहती है कि हमारे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कई बार तो दोनों कहते हैं कि हमारे पति कहता है कि पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और पत्नी कहती है कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो रिपोर्ट है ये तो वाकई चौंकाने वाली है। इस पर कोर्ट्स को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, खास करके काउंसलर्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो समाज के लोग हैं उनको भी इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक विस्फोटक है ये तो, इस तरह की प्रॉब्लम जो है। और जैसे आपने कहा दिल्ली में, और एक सरप्राइजिंग फिगर आपने दिया कि मुंबई पहले नंबर पहले इस लिस्ट में था, मुंबई बाहर चला गया है। और कोई छोटा सा शहर आप कांचीपुरम बता रहे हैं कि वहां पर छोटे शहरों में पहले ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी। जी बिल्कुल। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लोग काउंसलर के पास नहीं जाते। अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल हेल्थ काउंसलर के पास, रिलेशनशिप काउंसलर के पास उनको जाना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। इससे जो रिश्ते हैं उसमें सुधार देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, क्या आप इसको मानते हैं कि लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है आज के वक्त में भी? लैक ऑफ नॉलेज डेफिनेटली, और एक जो इसमें बड़ी चीज़ मिसिंग है, वो मैं बार बार कई फोरम्स में बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ जो मिसिंग है कि मैरिज टूटने पर जब आती है तब हम काउंसलिंग की ओर जाते हैं। रिक्वायरमेंट है प्री मैरिज काउंसलिंग की। आप मैरिज करने जा रहे हैं, दो युवा और युवतियां जो मैरिज करने जा रहे हैं, उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए कि मैरिज करने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाएंगे तो परिवार टूटेगा, ये 100% श्योर है। इसमें फिर अच्छा पिछते कौन है इस तरह के रिश्तों में? ठीक है, पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, पर परिणाम जो भुगतना पड़ता है वो बीच में जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उनको भुगतना पड़ता है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, एक और जो लैक हमें देखने को मिली कि हमारे जो काउंसलर्स हैं उनकी एक लीगल ट्रेनिंग तो हो जाती है, सोशल ट्रेनिंग हो जाती है, बट साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो काउंसलर्स की होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी जो होती है वो बड़ी सुपरफिशियल है। मैंने कई बार देखा, जब मैं बैठता हूँ काउंसलिंग सेशंस में, कई बार हमें भी बैठने के लिए एज ए लॉयर सुनने का मौका मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे काउंसलर्स हैं उनको भी एक लीगल ट्रेनिंग दे दी गई है, एक सोशल ट्रेनिंग दे दी गई है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बड़ी सुपरफिशियल है। और जब हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारे जो बेसिक्स हैं मैरिज के, उनको समझाना बहुत आवश्यक है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे काउंसलर्स की उस तरह की ट्रेनिंग हो। और हमने कहा कि इसको मैं रिपीट करूंगा, प्री मैरिज काउंसलिंग इज मस्ट। आजकल जो मैरिज जिस तरह से हो रही है, पर ये मिसिंग है, इट इज मिसिंग। बिल्कुल राकेश जी, हमारे साथ सोशल वर्कर सुशील रत्नाकर भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, कहते हैं कि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता बल्कि पूरा रिश्ता जो है वो बिखर जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं ये जो लगातार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस हमारे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं और लगातार तेजी के साथ इसका ग्राफ बढ़ रहा है? सुनील जी, कितना इफेक्ट डाल रहा है समाज पर? प्राइम टीवी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये हमको जहाँ तक हम लोग को समझ में आता है, कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन का, जो हमारे अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अभिभावकों का दरकिनार, मतलब उनकी बताए गए जो हम लोग उनके जो हमारे अभिभावक चाहते हैं, शुभचिंतक चाहते हैं। अब सभी पहले जैसे पुराने समय में जो शादियाँ होती थी, बड़े अभिभावकों का बड़ा रोल होता था, कहीं ना कहीं गार्जियन का बड़ा रोल होता था।
अब जो ये युवा पीढ़ी जिस तरह की चल रहा है इस समय युवा पीढ़ी स्वयं अपना शादी करना चाहता है, स्वयं जो भी चीज़ करना डिसीजन स्वयं लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन में कहीं ना कहीं गलती होती है। और ये गलती का खामियां आज जो ये जो बढ़ी जा रही है संख्याएं, जो हमारी वारदात हो रहे हैं, जैसे तरह के बहुत सारे जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये इनका सेल्फ डिसीजन होता है। कहीं ना कहीं गार्जियन का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, परिवार के लोगों का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। नहीं, पहले जब परिवार के लोग डिसीजन लेते थे वो अच्छा डिसीजन लेते थे, सोच समझ के डिसीजन लेते थे, कहीं शादी ब्याह होता था वो अच्छा टिकाऊ शादी ब्याह होता भी था। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई लव मैरिज टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से समझिए कि जिम्मेदारियां जो होती है, जो अभिभावकों का, गार्जियनों का अभाव हो जाता है, इससे ज़्यादातर परिणाम सही नहीं आते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं इसका अभिभावकों का इसमें गाइडलाइन नहीं होता है, तो आज ये जो मामलाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सुनील जी, अगर मान लीजिए कि अभी आप कह रहे हैं कि अभिभावकों की गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, अगर कपल शादी करने जा रहा है, किसी की बेटी किसी का बेटा अगर शादी करने जा रहा है, तो अभिभावकों का उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर ये इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो क्या जो रिश्ते टूट रहे हैं उसके बावजूद भी कितना सही इसको ठहराएंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं जो रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं ना कुछ कारण होते हैं। जैसा कभी देखिए एक राकेश जी बता रहे थे, प्रिया जी, कि कहीं ना कहीं अफेयर संबंध अलग से होते हैं हमारे परिवार का। कहीं ना कहीं आदमी, कहीं ना कहीं औरत, कहीं ना कहीं महिलाएं, कोई ना कोई इन्वॉल्यूशन तीसरे व्यक्ति की हो जाती है, जिससे परिवार टूट जाता है। ठीक है। परिवार का मुख्य लगभग 60% यही केसेस ज़्यादा होते हैं जिसमें किसी न किसी की इन्वॉल्यूशन तीसरे व्यक्ति की हो जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं डिसीजन में हम लोग परिवार का या कोई गलत होता है, कहीं ना कहीं हम लोग इसमें अपना एक तरह से समझिए कि एक राय विचार जो होता है, एक तरह से हम लोग अपने से स्वयं डिसीजन लेने लगते हैं। स्वयं डिसीजन की वजह से ये नुकसान होता है। कहीं ना कहीं जो आज पढ़ाई लिखाई वेस्टर्न कल्चर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर की तरह हमारा युवा युवा पीढ़ी बढ़ रहा है। पहले परिवार के लोगों को लेके सहमति से लेके चला जाता था, आज जो ये वारदात बढ़ रही हैं, वारदात में कहीं ना कहीं लोग अपने स्वेच्छा से शादी ब्याह कर ठीक रहे है। हैं। ये लीव रिलेशन में भी रहते समय भी ये लोग अपना जो भी साथ में रहते हुए भी कहीं ना कहीं, देखिए व्यक्ति को एक शादी ब्याह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में, कहीं ना कहीं इसी का दुष्परिणाम है ये सब। ठीक है सुनील जी, हमारे साथ स्वाति निर्की भी जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एक सवाल ये भी कि जब दो लोग साथ रहकर भी अकेले हों, तो क्या रिश्ता सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए ही होना चाहिए? स्वाति जी, स्वाति जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, स्वाति जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। राकेश जी, ये जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखा जाता है कि लोग चर्चा भी नहीं करते इस पर। लेकिन अगर बात करिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो इजाफा हो रहा है इसमें, आपको नहीं लगता देयर आर 3 मेन रीजंस बिहाइंड द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, डिससेटिस्फैक्शन देखा जा रहा है, इमोशनल डिस्टेंस देखी जा रही है, और जो एक सोसाइटी का दबाव देखने को मिलता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक तो ये हो गया कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन का रीज़न है कि हम आपस में बात करना नहीं चाहते। दूसरा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने के और भी रीजंस हैं, वो प्रैक्टिकल रीजंस हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, अभी सुनील जी कह रहे थे। अब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इस तरह के जॉब में हैं कि वो केवल शाम को मिल रहे हैं डिनर पे। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ प्रैक्टिकली ये एक्चुअल में हो रहा है, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अभी एक और बात जो सुनील जी कह रहे थे कि अभिभावकों की, यहाँ पर अभिभावकों का रोल कम हो गया है। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब रीज़न क्या है? अगर हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, दोनों जॉब में हैं, और फिर परिवार में जब वो पहुँच रहे हैं, अब न्यूक्लियस फैमिलीज़ हो गई हैं। पहले क्या होता था, दादा दादी पिता माता सब साथ में रहते थे। अब पता चला हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं, तो वहाँ पे तीसरे की एंट्री होना ऑलमोस्ट श्योर है। भाई फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल में आप रहेंगे, वाइफ के भी फ्रेंड सर्कल्स होंगे, हस्बैंड के भी फ्रेंड सर्कल्स होंगे, तो अब वो डिस्टर्बेंसेस तो होने वाली हैं। इसीलिए हमने कहा कि प्री मैरिज काउंसलिंग, आप
एक फ्रेंड की एंट्री अपने घर में किस लिमिट तक देंगे, किस सीमा तक आप देंगे, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। और आपको समझिए कि आप दोनों काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करने का पर्पज क्या है, अपने परिवार को खुश रखना, अपने परिवार को आपको संगठित रखना, अपने परिवार को ठीक रखना, यही तो आपका उद्देश्य है। इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप जॉब कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जब वही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। तो जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है, फिर इमोशनल अटैचमेंट हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, जो शादी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटी फ्रेंड सर्कल है, हमारी प्रायोरिटी अफेयर है, हमारी प्रायोरिटी फिजिकल सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हम बाहर ढूंढेंगे या हम अपने साथ में जो हमारा पति है उसके साथ ढूंढेंगे या पत्नी के साथ में ढूंढेंगे। बिल्कुल राकेश जी, कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं, तो कपल है, शादी के बाद देखा जाता है कि वो 10 सालों से भी साथ है, वो एफर्ट्स डालने की भी कोशिश करते हैं एक रिश्ते में, लेकिन उनका ये कहना होता है कि हमने एफर्ट्स डाल लिए, हमने मैरिज काउंसलिंग भी करा ली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, और उसके बाद ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। इसके बाद ये भी देखने को मिलता है क्या हर बार ये चीटिंग होगी? देखिए, अगर एक जेन्युइन एफर्ट, हस्बैंड वाइफ एक जेन्युइन एफर्ट करना चाहते हैं साथ में रहने के लिए, तो देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर। हमने कहा ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, हस्बैंड है कि वो अपनी जो उसकी फीमेल कलीग है उससे बात नहीं करे, उसके साथ में वो बैठेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी, अगर कोई लेडी किसी ऑफिस में काम कर रही है तो उसका भी फ्रेंड सर्कल बनना ऑलमोस्ट श्योर है। अब इसमें एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमने कहा फिर सीमा अपनी पता होनी चाहिए, हमें एक लिमिट पता होनी चाहिए। और अगर मिस्टेक हो गई तो ये समझ, हमने कहा यहीं पर काउंसलर्स का रोल आता है कि आप उनको सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आप हस्बैंड वाइफ को समझा सकें कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम कोई ऊपर से आए हुए कोई देवता नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। अगर गलती हो गई तो उसको फिर आपको कैसे इम्प्रूव करना है, किसने गलती की है उसको सॉरी बोलना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको एग्रेवेट न करना। और हमने कहा कि सेंटर में आपको बच्चों को फोकस करके रखना है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट। अल्टीमेटली हम तो ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, आप तलाक लेकर के अलग हो गए, बट हु इज़ द सफरर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है राकेश जी। स्वाति जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? स्वाति जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मिल पा रही है। स्वाति जी, रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर भी सबसे आगे है इसमें। और इस रिपोर्ट में ये भी चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उसमें जो छोटे शहर है इस बार तो वो भी शामिल हो गए हैं। और इसके बाद एक बड़ा सवाल ये कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। और एक बड़ा सवाल ये भी बनता है स्वाति जी कि क्या जब दो लोग साथ रहकर अकेले हो तो क्या रिश्ते सिर्फ समाज को दिखाने के लिए होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आजकल जिस तरह के लोगों की मेंटालिटी हो गई है, और ये जो हाथ में मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है एक दूसरे को अकेले कर देने का। पहले के जमाने में विवाह देर तक इसलिए चलते थे क्योंकि विवाह के पहले उन दोनों की बातचीत नहीं होती थी, तो कम से कम साल 2 साल दोनों को आपस में जानने में ही निकल जाता था। दोनों बिजी रहते थे, परिवार साथ में रहता था तो परिवार के बीच में बिजी रहते थे। अब भी आजकल क्या हो गया है कि दोनों पहले से एक दूसरे को पूरी तरह से जानते समझते रहते हैं, और परिवार साथ में रहता नहीं है, ना माँ बाप रहते हैं, ना दादा दादी रह रहे हैं, ना चाचा ताऊ रह रहे हैं, कोई साथ में नहीं है। और दोनों अपना वर्किंग है, दोनों घर में आए मोबाइल लेके बैठे हैं, आपस में एक दूसरे का भी संवाद नहीं है। तो यहाँ पे ये तय है कि दोनों को जो पर्सनल स्पेस चाहिए, या तो वो मोबाइल में टाइम बिताएंगे या फिर उनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो बात करने के लिए उनको कंपनी दे। और अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब उनको कंपनी चाहिए तो वो किसी तीसरे को अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, बातों बातों में बातें ज्यादा हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे नहीं होगा जब आपस में दोनों को कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाम नहीं है रिश्ते का, तो ऑब्वियसली क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। अब दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि भाई ये लड़का लड़की आपस में कोई दोस्त है कुछ है करके, तो
ऐसा कैसे हो सकता है जिसको आप ब्याह के लाए हैं वो पत्नी आपकी सबसे अच्छी दोस्त ना होकर के वो सिर्फ आपका घर बार देखने वाली एक स्त्री बन गई है, जो आपके बाल बच्चों को पाल रही है, जो आपके साथ वो क्वालिटी टाइम बिता। इसके अलावा आपको एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसी औरत चाहिए जिससे आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके। ये ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल ठीक है अफेयर स्वाति हो जी, गया। लेकिन जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो हम्म। चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं उसमें। लेकिन देखा जाता है जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब एक पुरुष करता है उस पर सवाल कम उठाए जाते हैं, उस पर समझदारी कह दी जाती है उसको। लेकिन जब नहीं, मैं फीमेल आपकी करती है, ये भी रिपोर्ट्स में देखने को मिला है, जब एक फीमेल करती है उसके बाद कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, देखिए, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ पूरी तरह से कि मेल अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उस पर लोग सवाल नहीं उठाते, या फीमेल अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसको एक कैरेक्टर पे बात आजकल का जमाना इतना चेंज हो गया है। आपने हाल ही में कितने सारे कांड देखे हैं जिसमें कि शादीशुदा बाल बच्चोदार महिलाएं ही अपनी उम्र से आधे लोगों के साथ चली जा रही हैं, आधे लोगों के आधी उम्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। और क्या हो रहा है, आज ये खबर आई है, कल दूसरा दिन हो गया है। तो आज कोई भी फर्क नहीं है। मुझे एक बात तो मुझे ये भी फील होने लगी है कभी कभी, क्योंकि हम लोग समाज के लोग हैं और सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण चला के अब आज का समय ऐसा आ गया है कि पुरुष डर के रहने लगे हैं, पुरुष सशक्तिकरण चलाने की जरूरत आने लगी है। तो कहीं ना कहीं हमने संस्कारों का ह्रास किया है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी जो है वो उसका स्तर गिर चुका है, कहीं ना कहीं माँ बाप के संस्कारों पे असर पड़ने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आया है ना, घर के बाहर जाके बच्चे कमा रहे हैं, कि जा रहे हैं दिल्ली रहेंगे, जा रहे हैं मुंबई रहेंगे, माँ बाप साथ में रखना नहीं चाहते हैं माँ बाप को वो लोग। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आज के जमाने में, कि ये दूसरे रिश्तों में बन जा रहे हैं, नाजायज रिश्तों में बन जा रहे हैं, अवैध संबंधों में फंस जाते हैं। ठीक है स्वाति जी, मैं अगर आपकी ज्वाइंट इस बात फैमिली से में डिसएग्री कोई, करूंगी कि ठीक है, क्या ज्वाइंट महिलाएं फैमिली में करती है ऐसे तो केसेस नहीं देखने को मिलते हैं? बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। वो कमा के लड़का घर आता है, लड़की घर आती है, बाल बच्चों में फंस जाते हैं, सास ननद देवर जेठ है उसमें फंस न्यूक्लियर में जाते भी हैं। तो कमा ही रहे हैं दोनों स्वाति जी। अगर आप कह रहे न्यूक्लियर हैं में कि वो जरूर ज्वाइंट फैमिली में रहकर अगर बिल्कुल। पत्नी कमा रही है, पति कमा रहे हैं, पर जो मैं आपको कम्युनिकेशन ये होता है, जब एग्जैक्टली मैं आपको ये यही क्या, समझा ठीक है, रही हूँ कि जब दोनों वर्किंग हैं, दोनों कमा के घर आए, अब दोनों बाल बच्चों में चले गए, उनको अलग बातें करनी है तो उन्होंने अपनी ननद से बात किया, सास से बात किया, जेठानी से बात किया, दुनिया भर की चीज। उनको टाइम ही नहीं है कि उनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, अपनी बातें किसी और को शेयर करनी चाहिए। आज न्यूक्लियर फैमिली में ये बहुत ज्यादा होता है कि जब दोनों कमा वमा के घर पे आए, उन्होंने अपने बाल बच्चे देखे, अब दोनों आपस में थोड़ी देर बात कर रहे हैं, अब बाकी टाइम वो क्या करेंगे, या तो मोबाइल चलाएंगे, या फिर उन्हें ऐसा कोई दोस्त चाहिए जिसपे वो अपने पति की बुराई कर सके या पत्नी की बुराई कर सके, अच्छाई कर सके, वॉटेवर। तो तीसरे का आना तय हो जाता है। ठीक है। राकेश जी, कितना एग्री करते हैं इस बात से? देखिए स्वाति जी की कुछ बातें जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकली उन्होंने कहा। होता क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने जो बताई कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो अगर अच्छा अनबन होना ये स्वाभाविक है, अनबन होना ये स्वाभाविक है। तो होता यह कि अगर आप न्यूक्लियस फैमिली में हैं तो केवल दो ही लोग हैं। अब दो लोगों में अनबन हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे आप? फिर आप किसी तीसरे को ढूंढते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है किसी तीसरे की एंट्री की। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जब एक ज्वाइंट फैमिली है तो अगर हस्बैंड की पत्नी से अनबन हो गई तो भी माँ बाप बात करने के लिए हैं, कोई तीसरा व्यक्ति बात करने के लिए है। और अगर वाइफ की अनबन हो गई तो उसकी ननद बात करने के लिए, सास बात करने के लिए, ससुर बात करने के लिए। फैमिली में उसको बात करने के लिए किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा उसे बुराई भी करनी है हस्बैंड की, कुछ उसकी कंप्लेन करनी है तो अपने फादर इन लॉ से कर लेगी, सास से कर लेगी, ननद से कर लेगी, अपनी फैमिली के लोगों से करेगी। तो वहाँ किसी तीसरे की एंट्री की आवश्यकता नहीं होती। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन हमने वही कहा, अब स्वाति जी से मैं उसको रिपीट करूंगा कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब क्या है कि लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास छोटे से घर होते हैं, बेंगलोर में कोई रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो वहाँ पर वो सारी फैमिली को लेके नहीं रह सकता है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा,
स्वाति जी भी हैं और अपने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहले हमारा समाज जो था वो योग आधारित था। आज का समाज हमने बना दिया है भोग आधारित। हमारा समाज पहले जो था वो आधारित था स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्म पर, और आध्यात्मिक व्यक्ति वो अकेले है, 2 लोगों के साथ है, 3 लोगों के साथ है, वो अपनी सीमा खुद डिसाइड कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हम अपने बच्चों को न रामायण पढ़ा रहे हैं, न भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। हम उनको इंजीनियर बना देते, डॉक्टर बना देते, बड़े बड़े ऑफिसर बना देते, पर हम उनको जीना कैसे है ये नहीं सिखाते। आप अपनी पत्नी के साथ कैसे रहेंगे उनको नहीं पता है, आप अपने पति के साथ कैसे रहेंगे नहीं पता, आप सॉरी बोलना नहीं जानते, आप गलती एक्सेप्ट करना नहीं जानते। तो हो गया क्या, कौन, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को इतना देता हूँ, इतनी फैसिलिटीज़ देता हूँ। और कई बार तो हमें सरप्राइजिंग लगता है ऐसी बातें जब हमको सुनने में आती हैं कि भाई फ़र्क क्या पड़ता है, हम तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था तो हमने कर रखी है। व्यवस्था करना अलग की चीज़ है, विवाह संबंध एक अलग की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो मिसिंग है, और ये एक मेजर फैक्टर है रिलेशनशिप टूटने का। ठीक है सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी है, वो काफी उसमें सफर कर रहे हैं, बहुत ही दुखद है, तो क्या कोई बाहर सहारा ढूंढता है, अनैतिक है या फिर क्या कहेंगे इसको समाज के नजरिए से? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना भूल गया था। कहीं न कहीं जो हमारे परिवार में यदि लड़की पक्ष के लोग यदि कहीं न कहीं परिवार में इंटरफेयर करते हैं तो ज़्यादातर केसेस ऐसे भी आते हैं जो परिवार टूट जाता है। कहीं लड़की पक्ष के परिवार के लोग यदि हमारे शादी ब्याह हो जाने के बाद यदि कहीं न कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, हमेशा एक तरह से सहायता कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं घर घर परिवार टूटने का भी एक बड़ा केस ये भी है। और क्योंकि एज ए फ्यूचर में जैसे जब तक बिटिया की शादी हो जाती है तब तक शादी होने के बाद मायके वाले ज़्यादातर इंटरफेयर या रहना या कब्जा करना किसी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ करने, वो एक तरह से परिवार से एकदम विघटित हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आपने क्वेश्चन किया है समाज के लिए देखिए, परिवार का ये जो न्यूक्लियर फैमिली के और कंबाइंड फैमिली का बड़ा प्रभाव है। कहीं ना कहीं वो यदि कहीं कहीं हमारे मिस कम्युनिकेशन होता है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभाव है, और तीसरे व्यक्ति की ओर जरूर आकर्षित हो जाता है व्यक्ति कि अपने दुख को, अपने सुख को कहाँ शेयर किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का होता है। यदि हमारे परिवार में, यदि हम लोग कंबाइंड परिवार है, तो कहीं हमारे देवर हैं, तो कहीं हमारी ननद हैं, तो कहीं सब लोग हैं, तो कोई ना कोई उनको हर बात को सही बता सकता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति कभी दोनों पति पत्नी के बीच में सही चीज नहीं बताएगा जिससे कि उन दोनों लोग जुड़ सके। परिवार कंबाइंड परिवार है तो सही राय देगा कि नहीं भैया, भैया भाभी हैं, आपस में जुड़ जाए, यदि कहीं कुछ भी हुआ छोटे मोटे केसेस को आपस में भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बाहरी यदि कोई तीसरा व्यक्ति है तो नहीं चाहता, तीसरा व्यक्ति चाहता है कि हम भी उसी में एंट्री कर दें। उनका विचार सही नहीं होता। यदि अच्छे लोग, यदि मित्र हैं, अच्छे सहपाठी हैं, कोई अच्छा विचार दे रहा है तो उससे परिवार वास्तव में बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मित्रता में है, जो आपके दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे राय दे रहे हैं, तो परिवार का वो न्यूक्लियर फैमिली में या रहे चाहे न रहे, या कंबाइंड में रहें चाहे न रहें, वो यदि फ्रेंड्स अच्छे हैं, सहयोगी अच्छे हैं, वो भी परिवार बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई यदि किसी की नीयत खराब है, कोई ऐसी बातें हैं, तो निश्चित ही परिवार में कहीं ना कहीं विघटन होता है। जी ठीक है। राकेश जी, क्या भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गैर कानूनी है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डेफिनेटली ये गैर कानूनी है। इसको हमने कहा कि लीगल लैंग्वेज में हम एडल्ट्री कहते हैं। और आप अगर पति पत्नी का विवाह हुआ है, विवाह के बाद यदि पत्नी अपनी मैरिज से बाहर संबंध रख रही है, पति अपनी मैरिज से बाहर संबंध रख रहा है, तो फिर एक डिवोर्स का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है। फिर आप, पति चाहे तो वो तलाक ले सकता है, पत्नी चाहे तो वो तलाक ले सकती है। तो ये गैर कानूनी है। अब प्रश्न यही चीज़ बार बार जो उठ करके सामने आता है कि भाई कानून एक अपनी जगह पर है। हमने कहा कि परिवार को बचाना ये पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है। और कई बार हमने देखा है कि इसमें हमारे जैसे अधिवक्ताओं का भी रोल आ जाता है कि पता चला कि एडल्ट्री है नहीं, एक्चुअल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है नहीं, दोनों में विवाद किसी और बात को लेकर के था। और क्योंकि डिवोर्स का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा था, अब ये वकील जो है वो अगर सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के प्रति उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो वो कह देते हैं, भाई समझा देते हैं कि नहीं आप लड़ाई नहीं करो, आप अपना घर है उसको संभालिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में कोई लीगल ग्राउंड नहीं बन रहा है डिवोर्स का, पर साथ रहना नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती का लिखवा दिया कि भाई ये एक दूसरे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
तो ये भी ठीक नहीं है। बट पर डाइवोर्स के आपका पीछे जो कितने प्रश्न था, केसेस देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, ये मेरा सवाल है आपसे। ऑलमोस्ट हमने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लगभग 60% प्लीडिंग्स में आपको वो जेन्युइन हो या गलत हो, पर कहीं ना कहीं ये इंक्लूडेड जरूर रहता है। हमने कहा कि कहीं तो जेन्युइन रहता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसलिए लिखाया गया, और कई बार हम देखते हैं कि कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा था तो इसलिए वकील साहब, क्योंकि अब क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है कि हमको डिवोर्स चाहिए, तो उन्होंने लिखवा दिया। तो ये भी ठीक नहीं है, पर ये ग्राउंड्स तो है। ठीक है राकेश जी। स्वाति जी, जो रिपोर्ट्स तमाम देखी जा रही हैं इस बीच, जिस तरीके से चाहे वो डेटिंग एप्स की रिपोर्ट्स हो जिसमें ये कहा गया कि 2025 के केसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल्स जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ग्राफ काफ़ी ज़्यादा हाई है। रिपोर्ट्स में जो महिलाओं की रिपोर्ट्स आई उसमें ये भी कहा गया महिलाओं की तरफ से कि जो समाज का दबाव है, उनका ये कहना था कि समाज तो तलाक के लिए भी राज़ी नहीं है, लेकिन दो लोग जब एक रिश्ते में होते हैं, जब उनका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता है, ऐसे में वो तलाक लेना बेहतर समझते हैं। समाज के डर से कब तक अपनी जिंदगी वो घुट घुट के जिएंगे। और इसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर भी इसी तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो महिलाओं की तरफ से देखने को मिले हैं कि वो चाहती नहीं है ऐसा करना, लेकिन हो जाता है। देखिए, इसका रीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही है कि एक तो उनके पास बात करने की कमी है, दूसरा उनको सही गाइडेंस की कमी है, सही उनको काउंसलिंग की जरूरत है, और वो उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि समाज के बड़े बूढ़ों के पास वो जाना नहीं चाहते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयों में वो सोचते हैं। और आजकल का समय ऐसा है कि पेशेंस लेवल 0 हो गया है। आपने हमें 2 बात कह दी है तो वो मेरे ईगो पे लग जाएगी, और कुछ भी हो जाए फिर हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हमें आपके साथ रिश्ता निभाना ही नहीं है। पहले के जमाने में ये चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी आज के समय में आसान है। पहले के जमाने में लेडीज हो या कोई, मतलब स्त्री है या पुरुष है, दोनों ही घर के बाहर, दहलीज के बाहर ये मामले ले जाने में डरते थे कि भाई समाज में जगहसाई होगी। लेकिन आज जगहसाई जैसा कुछ है नहीं, आज तो जमाना ही वही चल रहा है। लोगों के अंदर इस बात का जो पहले कह सकते हैं कि विवाह होते थे, इतनी लंबी बारात ले जाई जाती थी, वो सारी चीजें इसलिए थी कि एक सामाजिक दबाव रहेगा दोनों के ऊपर कि इतने पूरे भरे पूरे समाज के सामने दोनों ने विवाह किया है और दोनों इसको पूरी उम्र निभाएंगे। लेकिन आजकल वो चीजें है नहीं, आजकल सामाजिक दबाव जैसा कुछ नहीं है। तो लोगों को ये शिक्षा मिली है, भाई मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है, तुम तो तुमने तुमने मुझे जो भी चीजें बोली मैं उस पे एग्री नहीं करती हूँ, और कब तक हम तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं है कि भाई तलाक के बाद आपकी रीमैरिज अगर होगी तो भी आप सेपरेटेड या डिवोर्सी ही कहलाएंगे, आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो कि आप पहले थी। और आपके बाद ये जरूरी नहीं है कि अभी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, डिवोर्स के बाद वो लाइफ स्टाइल और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए एक पूरी तरह से गेम बन जाएगा कि भाई अगले ने उंगली उठाई, मैंने उसको डिवोर्स दे दिया। आपकी स्वाति जी, दूसरी आपको नहीं शादी में लगता भी कि अगले ने हमारे वही भारत बोला में तो अभी वैसे ही भी, थी, इसीलिए पहले वाले छोड़ के ठीक है गए, स्वाति जी, तुम्हें पहले वाला भी तुम्हारा ठीक है, विवाह टूट गया तो आप फिर से मैरिज अपनी तोड़ देंगे और फिर से जाके आप तीसरी शादी करेंगे। इस तरह से तो जिंदगी जिंदगी ही ठीक नहीं है रह स्वाति जाएगी। जी, आपको तो नहीं लगता कहीं है ना कि कहीं क्या, लोगों ठीक के है स्वाति जी मेरा अंदर सवाल सुन लीजिए पहले, ठीक है, लैक ऑफ पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस उनके अंदर जरा भी नहीं है, उनको सामाजिक ठीक है दबाव स्वाति जी, नहीं है, उनको बड़ों का गाइडेंस नहीं है। अच्छा, लोग एक मीडिएशन की प्रक्रिया आती है, लोगों के अंदर ये सारे दबाव नहीं है, उनको काउंसलिंग की कमी है। जब आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो वो स्टेप आता है मीडिएशन का, जहां पे कोर्ट कहती है कि भाई हर संभव प्रयास किया जाए एक घर को बसाने के लिए, ना कि उजाड़ने के लिए। इतनी आसानी से डिवोर्स भी नहीं हो जाता है, लेकिन जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो मीडिएशन में जाके कह देते हैं कि हमें नहीं रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक दबाव और काउंसलिंग की कमी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इसमें एक सजेशन हम आपके माध्यम से देना चाहेंगे पूरे समाज को कि यदि कोई भी व्यक्ति समझदार है, जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा, मेरे साथ जुड़े हुए लोग मेरे पास आएंगे कि दीदी मुझे ना तलाक लेना है। अभी मैं आपको सुबह की ही बात बताऊं कि किसी ने मुझे कॉल किया और बोला कि दीदी अभी डिवोर्स लेने की क्या प्रक्रिया है। तो मैंने कहा ये सब पागलपंती वाली बात मेरे से नहीं होगी, आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है,
उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे, ना कि इस बात पे बात करेंगे कि चलो तुम्हें अलग करवा देते हैं। नहीं, ये लास्ट मोमेंट वाली बात है, जब आप जान से मरने मारने की बात करने लगे। पहले तो लोगों को, बड़े लोगों को भी ये जरूर करना चाहिए कि भाई आप डिवोर्स नहीं ले सकते, और आपको इन्हीं के साथ निभाना, यही हमारे संस्कारों में है, और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जी स्वाति जी, अभी आप इस बात का जिक्र कर रही थी लैक ऑफ पेशेंस, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? कितना आप समझ रही हैं कि हमारे देश में अभी भी जो काउंसलिंग है, चाहे वो मैरिज काउंसलर हो चाहे वो रिलेशनशिप काउंसलर हो, लोग नहीं जानते हैं क्योंकि ज्ञान का अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज। स्वाति जी बताइए, आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाई। ठीक है स्वाति जी, अभी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी स्वाति जी, अभी आप इस बात का जिक्र कर रही थी कि लैक ऑफ पेशेंस, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज कितना बड़ा रोल प्ले करती है इसमें? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में अभी भी ज्ञान का इतना अभाव है, चाहे वो मैरिज काउंसलर हो या फिर रिलेशनशिप काउंसलर, लोग नहीं जानते हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ ज्ञान का अभाव है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि आजकल लोग जो है इस बारे में बड़ा अवेयर हो गए हैं। जब हमारे समाज में एक समय था जब मनोविज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता था, कि भाई अगर उसको कहा जाए कि तुम जाओ किसी से अपनी बातें शेयर करो, बहुत मेंटली प्रेशर में हो, परेशान हो, तो जाओ तुम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास अपनी बातें शेयर करो। आज वो समय भी आ गया है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट का नंबर लोग खुद मांगने लगे हैं। तो मुझे ये लगता है कि गांव गांव में भी आजकल ऐसे व्यवस्था हो गई है कि आप अपनी बातें जाकर किसी से कह सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग टर्म हो सकता है कि इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये तो है कि आपको सलाह देने वाली सलाह केंद्र भी आजकल हो गए हैं, और कितनी प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही है। मैं आपको कितनी संस्थाओं के नाम भी बता सकती हूँ कि घर परिवार के जो सामाजिक झगड़े हैं, जो इस तरह के मसले हैं, लोग आपस में सुलझाने के लिए कितनी संस्थाएं बना दी गई हैं कि वो झगड़े कोर्ट तक ना जाके बाहर ही सॉर्ट आउट हो जाएं किसी भी एंगल से। पहले के जमाने में तो इतना सब कुछ नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो इंटरनेट उपलब्ध है आपके पास। इंटरनेट पे काउंसलिंग की कितनी साइट्स हो गई हैं कि भाई मुझे ये समस्या है, मैं इसका निदान कैसे करूं। तो मुझे लगता है कि लोग इस बारे में काफी अवेयर हो गए हैं। रही बात ये कि काउंसलर्स आजकल बहुत महंगे होते हैं, मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि काउंसलर भी आजकल बड़े महंगे होते हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों का रोल बहुत है समाज में, और लोग फ्री काउंसलिंग भी करते हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। नहीं स्वाति जी, सरकार की तरफ से भी ऐसे कई फ्री काउंसलिंग चल रही होती हैं, कई फ्री काउंसलिंग के सेक्शंस ऐसे हैं जो फ्री में काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि ये जो काउंसलिंग का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सरकार की तरफ से भी इसको लेकर फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, राकेश जी से सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, किस तरीके से आप मानेंगे इस चीज़ को, ये जो काउंसलिंग की बात है, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि आज भी कमी बिल्कुल है। बिल्कुल, समाज में प्री काउंसलिंग अभी जो होनी चाहिए, जिस लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आप काउंसलिंग के लिए किस स्टेज पर जा रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे ही प्रॉब्लम खड़ी होती है, इमीडिएट आपको अप्रोप्रिएट अच्छे काउंसलर्स के पास चले जाना चाहिए। आप क्या करते हैं, बेसिकली हमने देखा है कि मैरिजेस जब ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आती हैं तो फिर लोग कहीं ना कहीं महिला थाना में चले जाते हैं या फिर कोर्ट में चले जाते हैं, और फिर कोर्ट काउंसलर अपॉइंट कर रहा है। तब तक तो आपने चीज़ों को डैमेज कर लिया। जैसे ही आपको लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, हमारा रिश्ता अब खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो फिर आप प्रतीक्षा नहीं करिए कि पहले हम महिला थाना जाएंगे, पहले कोर्ट जाएंगे, फिर काउंसलर के पास जाएंगे। काउंसलर्स, जैसा भी स्वाति जी कह रही थी, काउंसलर्स अवेलेबल हैं। आप इमीडिएटली, जैसे ही आपको जरा सा लगता है कि अभी हमारी फैमिली गड़बड़ रास्ते पे जा रही है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब रास्ते पे जा रहा है, तो तुरंत काउंसलर्स के पास आप जाइए। और आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है। हमें अगर यदि पता हो कि भाई जब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो हर व्यक्ति कोई अपनी गलती समझता नहीं, और ये ह्यूमन नेचर है, अपने को गलत कोई समझता ही नहीं, वो लगता है मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ। तो जब उसमें कोई तीसरा व्यक्ति जो समझदार है और जो इस बात में इंटरेस्टेड है कि ये दोनों साथ में रहें,
जब उसकी एंट्री होती है तो वो दोनों को समझता है और फिर वो बता देता है कि भाई कौन इसमें ज़्यादा गलत है, कौन कम गलत ठीक है। है। और फिर जो ज़्यादा गलत है या कम गलत है उसको भी बोलता है कि आप क्षमा करना सीखो, क्योंकि आपके लिए परिवार जो है वो प्रायोरिटी है। तो लैक ऑफ नॉलेज तो है। ठीक है राकेश जी, ठीक है, प्राइम चर्चा को कहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश डी कुमार जी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील रत्नाकर और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्वाति निरखी जी जुड़ी हुई थी। तो लगातार जिस तरीके से डेटिंग ऐप्स की रिपोर्ट 2025 के सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उनकी जो सूची है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ ही तमाम तरह के सवाल भी इस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ रीजंस हैं इसके पीछे के, और कैसे जो काउंसलिंग है वो एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए मदद कर सकती है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।